हेलो, आई एम दीपिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज इस वीडियो में हम कॉर्डेटा संघ के उपसंघ यूरोकॉर्डेटा या जिसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं उसके मुख्य लक्षण एवं वर्गीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो संघ कॉर्डेटा है उसमें दो ग्रुप्स, एक क्रेनिया प्रोटोकॉर्डेटा और क्रेनिएटा यूकॉर्डेटा आते हैं। जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं उसमें दो उपसंघ रखे गए हैं। पहला जो उपसंघ है वो है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। दूसरा जो उपसंघ है वो है सिफेलोकॉर्डेटा। जो यूरोकॉर्डेटा उपसंघ है उसको यूरोकॉर्डेटा इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ऐसे कॉर्डेट प्राणियों में जो नोटोकॉर्ड है वो केवल टेल रीजन जो है बॉडी का, जो पुच्छ भाग है शरीर का, केवल उस तक ही सीमित रहती है। यूरोकॉर्डेटा जो शब्द है उसमें यूरो का मतलब है टेल से और कॉर्डेटा लिया गया नोटोकॉर्ड से, कॉर्डा से, जिसका मतलब होता है नोटोकॉर्ड। तो यूरोकॉर्डेटा वो प्राणी है, वो कॉर्डेट्स हैं जिनमें जो नोटोकॉर्ड है केवल शरीर के पुच्छ भाग तक ही सीमित रहती है। इस उपसंघ का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा भी है क्योंकि इनमें एक आवरण पाया जाता है, टेस्ट या ट्यूनिक बुलाते हैं उसे, जो इनकी सुरक्षा करता है और जो कि ट्यूनिसिन नाम के पदार्थ का बना होता है, इसलिए इस उपसंघ को ट्यूनिकेटा भी बुलाते हैं। अब इस उपसंघ के हम जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षणों को देखते हैं। पहला सामान्य लक्षण है इनका कि ये प्राय समुद्री होते हैं, समुद्र में ही पाए जा रहे हैं। ये ज़्यादातर प्राणी जो हैं इस उपसंघ के वो स्थानाबद्ध होते हैं, एक स्थान से जुड़े रहते हैं, जबकि कुछ प्राणी जो हैं वो स्वतंत्र चर भी हो सकते हैं, मुक्त प्लावी भी हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले भी हो सकते हैं। ये सॉलिटरी या कॉलोनियल दोनों प्रकार के प्राणी इनमें पाए जाते हैं, यानी एक चर या निवही या संघीय दोनों प्रकार के। सॉलिटरी एक चर से मतलब अकेले रहने वाले, या फिर ये निवही हो सकते हैं, संघीय हो सकते हैं, यानी एक कॉलोनी या संघ का निर्माण भी कर सकते हैं। इनका जो शरीर है जैसा मैंने बताया आपको, उसमें जो है नोटोकॉर्ड केवल कुछ हिस्से तक ही पाई जाती है, कुछ भाग में ही पाई जाती है, और वो भी केवल लार्वा के वयस्क में नोटोकॉर्ड जो है अनुपस्थित होती है। इसलिए इनका नाम यूरोकॉर्डेटा है क्योंकि केवल नोटोकॉर्ड जो है कुछ भाग में ही पाई जा रही है। जो वयस्क है उसका जो शरीर है बहुत ही कम विकसित होता है, थैले के समान। कोई प्रकार का उसमें विखंडन या सेगमेंट्स नहीं पाए जाते, किसी प्रकार के जोड़ीदार उपांग नहीं पाए जाते, और जनरली उसमें पुच्छ जो है, टेल जो है, उसका भी अभाव होता है। इनकी जो बॉडी है उस पर एक टेस्ट या ट्यूनिक की कवरिंग पाई जाती है। जैसा मैंने बताया, एक आवरण पाया जाता है जिसे टेस्ट या ट्यूनिक बता रहे हैं। और वो जो टेस्ट या ट्यूनिक है वो ट्यूनिसिन नाम के पदार्थ का बना होता है, जो कि सेलुलोज के समान होता है संरचना में। इसलिए इनका इस उपसंघ का दूसरा नाम क्या है? ट्यूनिकेटा। इनमें दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, एक होता है ब्रैंकियल छिद्र, एक होता है एट्रियल छिद्र, एट्रियल अपर्चर। जो ब्रैंकियल छिद्र है वो मुख के समान होता है क्योंकि उसी से पानी या भोजन जो है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। एट्रियल अपर्चर जो है वो एट्रियल छिद्र है। वो किसका अपर्चर है एक्चुअली, किसकी ओपनिंग है? वो एट्रियल गुहा की ओपनिंग है। जो देह गुहा है उसके स्थान पर इन जीवों में ग्रसनी के चारों ओर एक गुहा मिलती है, उसे हम एट्रियल कैविटी, ये एट्रियल गुहा बुलाते हैं। और ये एट्रियल कैविटी या एट्रियल गुहा जो है बाहर की ओर एट्रियल छिद्र द्वारा खुलती है। तो ये दो छिद्र बॉडी पे पाए जा रहे हैं, ब्रैकियल छिद्र और एट्रियल छिद्र। एट्रियल कैविटी जो है अंदर से एक्टोडर्म द्वारा लाइंड रहती है, एक्टोडर्म की लेयर से द्वारा लाइंड रहती है, और वो बाहर एट्रियल अपर्चर द्वारा खुलती है। फेरिंग्स या जो ग्रसनी इनमें, उसे हम ब्रैकियल सैक भी कह सकते हैं, वो बहुत ही बड़ी है, थैली के समान। उसमें दो से लेके कई सारे गिल छिद्र जो है, गिल दरारें जो हैं, क्लूम छिद्र या क्लूम दरारें जो हैं वो पाई जा सकती हैं, जो कि श्वसन का कार्य करती हैं। जो ग्रसनी है उसमें एक खांच पाई जाती है, उसे हम एंडोस्टाइल कहते हैं। इनकी एलिमेंट्री कैनाल या जो भोजन आहार नाल है वो यू आकार की होती है, कंप्लीट होती है दो ओपनिंग्स के साथ, माउथ और एनस। ये जो है रोमा भी विधि द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, सीलियरी फीडर्स होते हैं। सीलियरी फीडर्स से मतलब सीलिया या जो रोम है उनके मूवमेंट द्वारा, उनके हिलने डुलने से ये एक पानी का बहाव प्रोड्यूस करते हैं, पानी का बहाव पैदा करते हैं, जिसके द्वारा भोजन जो है इनके शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए इन्हें कहा जाता है सीलियरी फीडर्स। श्वसन के लिए इनमें क्लोम छिद्र तो पाए जा रहे हैं, साथ ही जो टेस्ट या ट्यूनिक जो इनका आवरण है वो भी श्वसन में कार्य करता है। इनका जो परिवहन तंत्र है वो खुले प्रकार का होता है। इनका जो हृदय है वो वेंट्रल यानी अधर सतह पर उपस्थित है।
इनकी जो एक विशेषता है परिवहन तंत्र की वो ये कि जो रुधिर का बहाव है वो हर कुछ सेकंड्स में अपनी दिशा परिवर्तित करता रहता है। कुछ विशिष्ट कोशिकाएं इनके रुधिर में मिलती हैं जिन्हें हम वेनेडोसाइट्स बुलाते हैं, जो कि समुद्री जल से वेनेडियम नाम का जो एलिमेंट है उसे एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर स्टोर करती हैं। एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए इनमें न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल ग्रंथि और नेफ्रोसाइट्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं जनरली। जो नर्व कॉर्ड है, तंत्रिका रज्जु है, वो लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होती है, लेकिन वयस्क में वो एक सिंगल गैंग्लियन, जो एक सिंगल नर्व सेल होता है, तंत्र की जो कोशिका होती है उसमें उसी के रूप में रिड्यूस हो जाती है। ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं ज़्यादातर, यानी इनमें जो नर और मादा जननांग है कि जीव में पाए जाते हैं। अलैंगिक लैंगिक प्रकार का, दोनों प्रकार का जनन इनमें मिल सकता है। इनका जो परिवर्धन है, विकास है, उसमें एक लार्वावस्था सामान्य तौर पर पाई जाती है, और वो जो लार्वावस्था है वो वयस्क के मुकाबले जो है अधिक विकसित होती है। तो इनमें जो कायांतरण है वो प्रतिगामी कायांतरण होता है, क्योंकि लार्वावस्था वयस्क के मुकाबले अधिक विकसित है। उसमें कॉर्डेटा के तीनों लक्षण पाए जा रहे हैं, स्वतंत्रचारी है, उसमें नोटोकॉर्ड भी पाई जा रही है, तंत्रिका रज्जु भी पाई जा रही है। हालांकि ये पृष्ठ केवल कुछ भाग तक ही सीमित हैं और वो अधिक विकसित है। और ये जब कायांतरण करती है लार्वावस्था तो वो एक ऐसा वयस्क बनाती है जो कि बहुत ही सरल होता है, स्थानाबद्ध होता है, जिसमें नोटोकॉर्ड का अभाव होता है। तंत्रिका रज्जु केवल एक गैंग्लियन के रूप में पाई जाती है। तो इसलिए इस प्रकार के कायांतरण को हम प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं, क्योंकि एक अधिक विकसित लार्वा एक बहुत ही कम विकसित एक सरल वयस्क में यहाँ परिवर्तित हो रहा है, तो ये प्रतिगामी कायांतरण कहलाता है। अब हम इस उपसंघ का वर्गीकरण देखते हैं। तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है: एसिडिएशिया, थैलिएशिया, लार्वेशिया या अपेंडिकुलेरिया। एसिडिएशिया वर्ग के जंतु जो हैं एकल या निभई दोनों प्रकार के हो सकते हैं, स्थानाबद्ध होते हैं, एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं। इनके वयस्क में पुच्छ का अभाव होता है, नोटोकॉर्ड का अभाव होता है, तंत्रिका रज्जु के रूप में केवल एक सिंगल गैंग्लियन, एक ही सेल पाया जाता है, एक ही कोशिका पाई जाती है। जो इनका जो शरीर है वयस्क का वो थैली के समान होता है और इसमें एक स्थायी खोल में बंद रहता है। खोल यानी टेस्ट या ट्यूनिक, उसी में बंद रहता है, जो कि स्थायी होता है, अच्छे से विकसित होता है। इनकी ग्रसनी की भित्ति में कई सारे क्लोम छिद्र मिलते हैं जिसके द्वारा ये श्वसन करेंगे। ग्रसनी को चारों ओर से एट्रियम गुहा ने घेरा हुआ है। एट्रियम गुहा बाहर की ओर किसके द्वारा खुलती है? एट्रियल अपर्चर के द्वारा, एट्रियल छिद्र के द्वारा। और ये जो छिद्र है वो डोर्सली इनमें पाया जाता है। डोर्सली यानी पृष्ठ सतह पर मिलता है। जो एट्रियम है या जो एट्रियल गुहा है उसमें सभी क्लोम छिद्र और जनन वाहिनियाँ खुलती हैं। एक मुख या ब्रैकियल छिद्र इनमें पाया जाता है। जो लार्वा है वो अत्यधिक विकसित होता है इनमें और स्वतंत्रचारी होता है, पुच्छ युक्त होता है, और इसके पुच्छ प्रदेश में नोटोकॉर्ड और तंत्रिका रज्जु उपस्थित होते हैं। और ये लार्वा एक ऐसे वयस्क में विकसित होता है जो कि बहुत ही स्थानाबद्ध होता है। वो स्वतंत्र रूप से जो है हिल नहीं सकता, स्थानाबद्ध होता है, स्वतंत्र प्लावी नहीं होता, स्वतंत्रचारी नहीं होता। और उसमें जो नोटोकॉर्ड है उसका अभाव होता है, तंत्रिका रज्जु बहुत रिड्यूस हो जाती है उसमें। तो इस प्रकार एक ऐसा वयस्क बन रहा है जो कि लार्वा अवस्था के मुकाबले कम विकसित है। तो इस प्रकार के कायांतरण को इनमें प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। दूसरा जो वर्ग है वो है थैलीसिया। ये जो वर्ग है थैलीसिया, ये इसमें जो जंतु होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र जीवी अथवा तलप्लावी। वयस्क जंतु जो होता है उसमें पुच्छ या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। जो वयस्क जंतु है उसके शरीर पर कई सारी वृत्ताकार पेशी, छल्ले या पट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी सर्कुलर मसल बैंड्स पाए जाते हैं। ग्रसनी में अनेक क्लोम दरारें होते हैं जिसके द्वारा ये श्वसन करते हैं। एक स्थायी खोल इनमें भी पाया जाता है, टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं जिसे। मुख और एट्रियल छिद्र मिल रहे हैं। केवल फर्क क्या है यहाँ पे, मुख जो है या जो ब्रैकियल छिद्र है वो शरीर में बिल्कुल आगे के सिरे पर स्थित होता है, जबकि जो एट्रियल अपर्चर एट्रियल छिद्र है वो पीछे की सिरे पर, पश्च सिरे पर स्थित होता है। इनमें लार्वा अवस्था उपस्थित भी हो सकती है, अनुपस्थित भी हो सकती है। अगर लार्वा अवस्था उपस्थित है तो वो पुच्छ युक्त टेडपोल अवस्था होती है, टेडपोल अवस्था कहते हैं इसमें भी। और वर्ग एसिडिएशिया में भी लार्वा अवस्था को टेडपोल अवस्था कहते हैं। इनमें जो है नोटोकॉर्ड, तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं, लेकिन केवल पुच्छ प्रदेश तक। इनकी एक खास बात है, ये बहुरूपी जंतु हैं, यानी एक से अधिक रूप एक ही जंतु के इनमें पाए जाते हैं।
इनमें एकांतरण पाया जाता है जननों का, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस पाया जाता है, यानी जो जनरेशंस हैं, जो प्रावस्थाएं हैं, उनका एकांतरण देखने को मिलता है इनमें। दो प्रकार के प्रावस्थाएं इनके जीवन वृत्त में पाई जाती हैं। एक होती है सॉलिटरी यानी एकल लैंगिक प्रकार से जनन करने वाली गोनोजोइड अवस्था, दूसरी होती है निवही संघीय अलैंगिक प्रकार से जनन करने वाली ग्रिगेरिया या oozoid अवस्था। ये दोनों प्रावस्थाएं एक दूसरे का एकांतरण करती हैं, यानी एक के पीछे एक ये जो अवस्थाएं वो आती रहती हैं इनके जीवन वृत्त में। जो तीसरी जो क्लास है वो है लार्वेशिया या अपेंडिकुलेरिया, जिसमें जो वयस्क होते हैं वो बिल्कुल लार्वा के सदृश होते हैं, स्वतंत्र जीवी, एक चर, और उनमें पुच्छ भी पाई जाती है। पुच्छ प्रदेश में नोटोकॉर्ड तंत्रिका रज्जु सीमित रहते हैं। केवल एक जोड़ी ग्रसनीय क्लोम दरारें इनमें उपस्थित होती हैं। खोल इनका अस्थायी प्रकार का होता है। जो जीव है वो उस खोल में थोड़े समय के लिए रहता है, वो उसे छोड़कर फिर एक नया खोल अपने लिए सिक्रीट भी कर लेता है। एट्रियल गुहा इनमें अनुपस्थित होती है। ये इनकी विशेषता, एट्रियल गुहा नहीं पाई जा रही इनमें, तो इसलिए जो क्लोम दरारें हैं, क्लोम छिद्र हैं, वो सीधे बाहर की ओर खुलेंगे। परिवर्धन में लार्वावस्था भी नहीं पाई जाती। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी नर और मादा जननांग एक ही जंतु में उपस्थित होता है। कायांतरण नहीं पाया जा रहा क्योंकि लार्वावस्था भी नहीं पाई जा रही। एक्चुअली इस वर्ग के जीवों में क्या होता है कि जो लार्वावस्था है वही जननांग विकसित कर लेती है और वयस्क के समान हो जाती है। अब हम देखते हैं इन वर्गों का वर्गीकरण। जो पहला वर्ग था एसिडिएशिया, उसमें दो ऑर्डर्स आते हैं, दो गण आते हैं, एंटीरोगोना और प्लूरोगोना। जो एंटीरोगोना है उसमें कभी कभी उनके शरीर में विखंडन देखने को मिलता है। दो खंड में शरीर विभाजित हो सकता है, थोरेक्स और एब्डोमिन। एक न्यूरल ग्रंथि इनमें पाई जाती है, लेकिन वो जो गैंग्लियन है उसके वेंट्रल में, उसके अधर में उपस्थित होती है। एक जननांग पाया जाता है इनमें। इसके उदाहरण हैं एसिडिया, सियोना। जो दूसरा गण है वो है प्लूरोगोना, जिसमें बॉडी खंडों में विभाजित नहीं होती, अविभाजित होती है। जो न्यूरल ग्रंथि पाई जाती है वो गैंग्लियन के अधर में नहीं बल्कि पृष्ठ सतह पर या पार्श्व में पाई जाती है। दो जननांग इनमें पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है हर्डमानिया और बॉट्राइलस। जो दूसरा वर्ग है थैलेशिया, उसमें आपके तीन ऑर्डर्स। जो पहला ऑर्डर है वो है पायरोजोमिडा, जिसमें जो जंतु होते हैं वो तलप्लावी और संघीय होते हैं, यानी कॉलोनी बना के रहते हैं। ये जो कॉलोनी है उनकी वो दोनों तरफ से खुली हुई होती है, बेलनाकार की होती है। इनमें जो पेशी वलयक पाए जाते हैं, जो पेशी वलयक पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल बैंड्स, वो कम विकसित होते हैं। पेशी वलयक कई सारे क्लोम छिद्र पाए जाते हैं इनमें श्वसन के लिए। लार्वा अवस्था इनमें अनुपस्थित होती है। इसका उदाहरण है पायरोजोमा। दूसरा जो गण है वो है डोलियोलिडा, जिसे हम साइक्लोमाइरिया भी बुलाते हैं। इसके जो जंतु हैं वो स्वतंत्र जीवी पीपे के आकार के होते हैं। इनमें जो पेशी पट है, यानी जो मसल बैंड्स पाए जा रहे हैं, पेशियों की पट्टियां पाई जा रही हैं, वो पूर्ण वलयक बना रही है, यानी कंप्लीट सर्कल बनाती हैं, पूर्ण वलयक बनाती हैं, जो कि कंप्लीट सर्कल है। इनके जीवन इतिहास में एकांतरण देखने को मिलता है। दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली लैंगिक या ब्लास्टोजोइड, दूसरी अलैंगिक या oozoid। इन प्रावस्थाओं का इनमें एकांतरण होता है। उदाहरण है इसका डोलियोलम। तीसरा ऑर्डर है साल्पिडा या डेस्मोमाइरिया। इसके जंतु भी संघीय होते हैं। पेशी पट इनमें अपूर्ण वलय बनाते हैं, यानी जो पेशी की पट्टियां पाई जा रही हैं वो सर्कल जो है, वो वलय जो है उसे पूरा नहीं कर पाती। अधर सतह पर वेंट्रली जो है वो अपूर्ण रह जाती हैं। इनमें केवल दो क्लोम छिद्र पाए जाते हैं श्वसन के लिए, और दो प्रावस्थाएं भी पाई जाती हैं इनके जीवन वृत्त में। अलैंगिक एकचर होती है, यानी, और जो लैंगिक अवस्था है, जो लैंगिक प्रकार से जनन कर रही है, वो यूथचारी होती है। इसका उदाहरण है साल्पा। फिर हम देखते हैं लार्वेशिया। लार्वेशिया में दो ऑर्डर हैं, एंडोस्टाइलोफोरा और पॉलीस्टाइलोफोरा। जो एंडोस्टाइलोफोरा है उसमें ग्रसनी में एंडोस्टाइल खांच जो है वो उपस्थित होती है। पॉलीस्टाइलोफोरा में वो अनुपस्थित होती है। इस एंडोस्टाइलोफोरा गण का ही एक उदाहरण है ओइकोप्लूरा। यहाँ डायग्राम्स में आप देख सकते हैं, ये है हर्डमानिया जो कि एसिडिएशिया वर्ग का मेंबर है, सदस्य है।
इसमें दो छिद्र देख सकते हैं आप, ब्रेंकियल छिद्र और ये एट्रियल छिद्र, जो कि एट्रियल छिद्र जो है पृष्ठ सतह पर उपस्थित है। ये इसका फुट है जिसके द्वारा ये समुद्र तल से अटैच रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पायरोजोमा, जो कि थैलिएशिया वर्ग का सदस्य है, जो कि निवही प्राणी है। ये इसकी कॉलोनी है। ये आप देख सकते हैं डोलियोलम, ये भी थैलिएशिया में आता है। ये इसके दो छिद्र हैं, ब्रेकियल छिद्र और एट्रियल छिद्र, जो कि दोनों सिरों पर उपस्थित हैं। ये है ऑइकोप्लूरा, एनिमल इन हाउस। ये जो ऑइकोप्लूरा है ये आता है आपके लार्वेशिया में। लार्वेशिया के जो जीव हैं वो एक अस्थायी खोल में रहते हैं जिसे हम हाउस बुलाते हैं।